प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्रण करने का प्रयास करता है। उसके लिए साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के वर्णन सभी का महत्व है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पूर्णतः शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री विदेशों की अपेक्षा अल्प मात्रा में उपलब्ध है। वर्तमान इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं के कारण कार्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्राचीन इतिहासकार केवल उन घटनाओं या तथ्यों का वर्णन करता है जिनमें आम जनमानस को कुछ सीखने को मिल सके। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास राजनीतिक कम और सांस्कृतिक अधिक है। भारतीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण पूर्णतया धर्मपरक था, किंतु धर्म के अतिरिक्त अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण थे जिन्होंने भारत में अनेक आंदोलन, संस्थाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया। आधुनिक इतिहासकारों ने इतिहास में केवल राजनीतिक तथ्यों का वर्णन करना ही अपना कर्तव्य नहीं समझा, बल्कि उनके वर्णन में आम जनमानस भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि सम्राटों और अथवा साम्राज्यों के उत्थान और पतन। वे उन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक परिवर्तनों का विश्लेषण एवं अध्ययन करता है जिनके द्वारा मनुष्य उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन काल को पूर्व की अपेक्षा अधिक सुखमय बनाने का प्रयत्न करता है। भारतीय इतिहास के काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय इतिहासकार को पूर्णतया पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। आदि इतिहास लिखते समय वह पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साधनों का उपयोग करता है तथा इतिहास लिखते समय वह इन दोनों साधनों के अतिरिक्त विदेशी लेखकों के वर्णनों का उपयोग करता है। अतः हम सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को जानने के साधनों को 3 शीर्षकों में रख सकते हैं: पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है: अभिलेख। पुरातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य अभिलेख हैं। हालांकि सभी उत्कीर्ण अभिलेखों पर उनकी तिथि अंकित नहीं है, फिर भी अक्षरों की बनावट के आधार पर उनका समय मोटे तौर पर निर्धारित हो जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजगुई से प्राप्त अभिलेख हैं, जिन पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं तथा इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अशोक के अभिलेख सरकारी एवं निजी दोनों तरह के हैं। सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों ने लिखे जो प्रशस्तियां हैं या भूमि अनुदान पत्र। प्रशस्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूर्ण विवेचन मिलता है। इसी तरह के अभिलेखों के अन्य उदाहरण कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, रुद्रनाथ दामन का गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ शिलालेख और चालुक्य नरेश पुलकेशिन लिपि का ऐहोल अभिलेख हैं। कुछ अभिलेख पाषाण एवं स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं तथा उनके प्राप्ति स्थलों में उस शासक के राज्य की सीमाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। वस्तुतः निजी अभिलेख मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण हैं। इन पर जो तिथियां उत्कीर्ण हैं उनसे इस मंदिरों के निर्माण का समय ज्ञात होता है। इस प्रकार इन अभिलेखों से मूर्ति कला और वास्तुकला के विकास पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है और तत्कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे भाषाओं के ज्ञान पर भी प्रकाश पड़ता है। निजी अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है, क्योंकि उनसे उस समय के अधिकतर शासकों का भी उल्लेख है तथा इनमें उच्च अधिकारियों के पदों एवं तत्कालीन कर, टैक्स आदि का भी उल्लेख है।
विदेशों से प्राप्त कुछ अभिलेखों से भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का समझौता पत्र अभिलेख मिला है। इसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अभिलेखों का महत्व। तिथि अंकित होने से काल निर्धारण की समस्या नहीं रहती। जहाँ तिथि नहीं भी है वहाँ लिपि के आधार पर काल निर्धारण किया जा सकता है। भूमि अनुदानों से संबद्ध अभिलेखों में से भूमि व्यवस्था एवं प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। अभिलेखों की अवस्थिति से शासक के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण होता है। बड़ी संख्या में भूमि अनुदान पत्र मिलने से स्पष्ट होता है कि भारत में पूर्व मध्यकाल में सामंती अर्थव्यवस्था स्थापित थी। निजी अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। कहीं कहीं कुछ पदाधिकारियों के पदों और तत्कालीन कर व्यवस्था आदि का भी ज्ञान होता है। निजी अभिलेखों पर उत्कीर्ण तिथियों से एक और मंदिर के निर्माण के समय का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर इन अभिलेखों से मूर्तिकला एवं वास्तुकला की प्रगति के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों से पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं चोल वंश के इतिहास लेखन में सहायता प्राप्त हुई है। ठीक इसी प्रकार सातवाहन राजाओं का इतिहास भी अभिलेखों को आधार बनाकर लिखा गया है। स्मारक और भवन, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। प्राचीन काल में भारत में बने महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। उत्तर भारत के मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं तथा उनकी कला की शैली नागर शैली कहलाती है, तथा दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। जिन मंदिरों के निर्माण पर नागर शैली एवं द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव पड़ा है वह बेसर शैली कहलाती है। सिक्के, कॉइन्स। पुरातात्विक साक्ष्यों में सिक्कों का भी विशेष महत्व है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। वस्तुतः आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु मुद्रा सिक्का चलती थी। हड़प्पा काल में धातु मुद्रा की जगह मोहरों और मनकों का प्रचलन था, जिससे व्यापार प्रणाली संचालित होती थी। वस्तुतः तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों से सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल से प्राप्त हुए हैं। गुप्तोत्तर काल में ये सांचे लगभग लुप्त हो गए। प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक चिन्ह उत्कीर्ण हैं, उन पर किसी प्रकार के लेख नहीं हैं। ये सिक्के आहा सिक्के कहलाते हैं। इन पर जो चिन्ह उत्कीर्ण हैं वे पूर्णतः स्पष्ट नहीं हैं। इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारिक श्रेणियों और नगर निगमों ने चालू किया था। यद्यपि इन सिक्कों से इतिहासकारों को कोई विशेष सहायता नहीं मिली है, लेकिन जब तक उत्तर पश्चिम भारत पर बैक्टीरिया के हिंदू यूनानी शासकों ने अधिकार कर लिया और लेख वाले सिक्के चलाए तो भारतीय शासक भी लेख वाले सिक्के चलाने लगे। अधिकतर शासक इन सिक्कों पर अपनी आकृति उत्कीर्ण करवाते थे, अतः ये सिक्के प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स। प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाणों, गुप्त शासकों और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियाँ बनाई गईं, उनसे जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। गुप्तकालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। गुप्तकालीन मूर्तिकला में अंतरात्मा और मुखाकृति में जो सामंजस्य है वह अन्य किसी भी काल की कला में नहीं प्राप्त होता। गुप्तोत्तर काल की कला में सांकेतिकता अधिक मिलती है, जिसे केवल वही जान सकता है जो कला में निपुण है। प्राचीन भारत की मूर्तिकला से जनसाधारण के जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। बरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक मिलती है। प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, प्रोमिनेंट्स लिटरेरी कॉम्पोजिशंस, चित्रकला, पेंटिंग्स। अजंता के चित्रों में
मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है, जैसे माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों का सुंदर चित्रण मिलता है। चित्रकला से हमें तत्कालीन जीवन की झलक देखने को मिलती है। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। इन साहित्यिक साक्ष्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक साक्ष्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। पुनः ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्य का उल्लेख किया जा सकता है। इसी तरह लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, कल्पना प्रधान साहित्य तथा गल्प साहित्य आते हैं। विदेशी यात्रियों की वृत्तांत विवरण, फॉरेन ट्रेवलर्स मेमोर्स एंड डिस्क्रिप्शंस। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में विदेशी यात्रियों की विवरण भारतीय लेखकों के वर्णनों की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हुई हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। यूनान और रोम के लेखक, राइटर्स फ्रॉम ग्रीस एंड रोम। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टीसियस के वृत्तांत हैं। वस्तुतः इन अभिलेखों ने भारत के विषय में जानकारी ईरान से प्राप्त की थी। हेरोडोटस के वर्णन में कुछ उपयोगी तथ्य मिलते हैं, किंतु उनमें भी अनेक कल्पना पर आधारित कहानियां हैं। टीसीएस के वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय हैं। इन दोनों लेखकों की अपेक्षा यूनानी लेखकों के विवरण विश्वसनीय हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए थे, जैसे नियार्कस, अनेसी क्रीटस और अरिस्टोबुलस के वर्णन। उनमें से भी अधिक महत्वपूर्ण व विश्वसनीय वर्णन मेगस्थनीज का है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका अब उपलब्ध नहीं है। यूनान और रोम के लेखकों ने इंडिका के आधार पर अपने वर्णन लिखे हैं। यूनानी लेखकों के ग्रंथों में पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी का इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु इसके लेखक का नाम अज्ञात है। टालमी ने दूसरी सदी ईस्वी में भारत का भौगोलिक वर्णन लिखा है। प्लिनी ने अपना वर्णन पहली सदी में ईस्वी में लिखा। चीनी यात्रियों के विवरण, डिस्क्रिप्शन बाय चाइनीज ट्रेवलर्स। चीनी यात्रियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग के वर्णन हैं। इनके वर्णन चीनी भाषा में अभी तक उपलब्ध हैं तथा इनके अंग्रेजी अनुवाद कर दिए गए हैं। फाहियान 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था और 14 वर्ष भारत में रहा तथा उसने विशेष रूप से भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति के विषय में लिखा। वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और वह 16 वर्ष भारत में रहा। उसने धार्मिक अवस्था के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया है तथा उसने हर्ष, भास्कर वर्मन आदि के विषय में लिखा है, किंतु इनका दृष्टिकोण ज़्यादातर धार्मिक ही था, जिसका इनके वर्णन पर स्पष्टतः प्रभाव दिखाई पड़ता है। अरब यात्रियों की विवरण, डिस्क्रिप्शंस बाय अरबियन ट्रेवलर्स। अरब यात्रियों ने लगभग 8वीं शताब्दी से भारत के विषय में वर्णन करना शुरू कर दिया था। सुलेमान 19वीं सदी ईस्वी के मध्य भारत आया था तथा इसने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा है। अल-मसूदी 1941 ईस्वी से 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में लिखा है। अरब यात्रियों के विवरण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अबू रिहान का है। उसका नाम अल-बरूनी था। वह मोहम्मद गजनवी का समकालीन था। उसने संस्कृत भाषा सीखी और भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को पूर्ण रूप से जानने का प्रयत्न किया। उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ तहकीक उल हिंद है। इसमें उसने भारत का बहुत तर्कसंगत और पूरा वर्णन लिखा है।
उपरोक्त तथ्य के आधार पर कहा जा सकता है कि इतिहास लेखन में ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों और पुरातत्व आदि के से प्राप्त साक्ष्य महत्वपूर्ण स्थान है। साक्ष्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक इतिहासकार काल विशेष में संबंध रखने वाली साहित्यिक तथा पुरातात्विक सामग्री का उपयोग करके सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करते समय वह उस काल के विचारधारा का ध्यान रखता है जिससे प्रेरित होकर लेखक ने अपने ग्रंथों की रचना की थी। धन्यवाद। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्रण करने का प्रयास करता है। उसके लिए साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के वर्णन सभी का महत्व है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पूर्णतः शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री विदेशों की अपेक्षा अल्प मात्रा में उपलब्ध है। वर्तमान इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं के कारण कार्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्राचीन इतिहासकार केवल उन घटनाओं या तथ्यों का वर्णन करता है जिनमें आम जनमानस को कुछ सीखने को मिल सके। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास राजनीतिक कम और सांस्कृतिक अधिक है। भारतीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण पूर्णतया धर्मपरक था, किंतु धर्म के अतिरिक्त अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण थे जिन्होंने भारत में अनेक आंदोलन, संस्थाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया। आधुनिक इतिहासकारों ने इतिहास में केवल राजनीतिक तथ्यों का वर्णन करना ही अपना कर्तव्य नहीं समझा, बल्कि उनके वर्णन में आम जनमानस भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि सम्राटों और अथवा साम्राज्यों के उत्थान और पतन। वे उन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक परिवर्तनों का विश्लेषण एवं अध्ययन करता है जिनके द्वारा मनुष्य उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन काल को पूर्व की अपेक्षा अधिक सुखमय बनाने का प्रयत्न करता है। भारतीय इतिहास के काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय इतिहासकार को पूर्णतया पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। आदि इतिहास लिखते समय वह पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साधनों का उपयोग करता है तथा इतिहास लिखते समय वह इन दोनों साधनों के अतिरिक्त विदेशी लेखकों के वर्णनों का उपयोग करता है। अतः हम सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को जानने के साधनों को 3 शीर्षकों में रख सकते हैं: पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में निम्नांकित शामिल है: अभिलेख। पुरातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य अभिलेख हैं। हालांकि सभी उत्कीर्ण अभिलेखों पर उनकी तिथि